हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स। जो न्यू बुक आई हुई है वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। पहले लेक्चर में बेसिक थी, उसके बाद दूसरे लेक्चर में 4 क्वेश्चन करवाए थे वो एक्सरसाइज 1.1 के, और तीसरे लेक्चर के अंदर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 11 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक्स है स्टूडेंट। जो एक्सरसाइज 1.2 में जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं उससे आपसे तारुफ करवा रहा हूँ ताकि हर चीज बेसिक जो भी है उसको कवर करवाऊं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा ताकि क्वेश्चन समझने में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। क्लियर है? और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन बैठ करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक जो आता है 1.2 के अंदर वो आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कहलाती है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती है? अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। तो पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दो है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो पहले एडिशन को देखते हैं। तो पता है कि कम्यूटेटिव जब भी आपको सुनाई दे कहीं पे भी तो याद रखिए वहां पर ऑर्डर की बात होगी। ऑर्डर से मुराद क्या है कि Z1 को पहले Z2 के साथ ऐड कर दिया, ये पहला ऑर्डर था ना। अब दूसरा ऑर्डर क्या होगा कि मैं Z2 को पहले लिख दूं और Z1 को बाद में लिख दूं, तो दूसरा ऑर्डर। तो ऑर्डर को हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। पहले Z1 को Z2 के साथ ऐड करते हैं और उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। पहले Z2 को लिख देते हैं फिर Z1 को लिख देते हैं। तो ये बताना है कि ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। और एडिशन है, देखें एडिशन का पट्टा तो प्लस आया, मल्टीप्लीकेशन का पार्ट आएगा तो बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। क्लियर? इंशाल्लाह ये बात क्लियर। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने Z1 ये ले ली, Z2 ये ले ली, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। Z1 को Z2 के साथ ऐड करा, उसके बाद फिर Z2 को फिर Z1 के साथ ऐड करा। तो इन दोनों को ऐड करा तो देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई? बराबर आ गई। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, वेरीफाई हो गई। आगे बढ़ते हैं। चले भाई, अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन तो बीच में मल्टीप्लीकेशन आ गया, ऑर्डर फिर चेंज हो गया। पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करा, वो बराबर आना चाहिए किसके? Z2 को जब मैं Z1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो Z1 ये रहा, Z2 ये रहा, फिर Z2 ये रहा, फिर Z1 ये रहा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ गया दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, आप सबको पता है कि फॉर्मूला क्या है? AC माइनस का BD, BC प्लस का AD। ये आपको याद होगा। और एक और बात याद रखिएगा, ये मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि मल्टीप्लाई और डिवीजन जब भी करें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब भी करें, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में किया करें ताकि इजी रहे। चले भाई, अब क्या होगा? A हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया, C हमारा ये हो गया और D हमारा ये हो गया। तो AC माइनस BD का मतलब क्या है? 2 में से माइनस करो 4 को तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद माइनस BD, B क्या है? 3 और D क्या है? 5। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से, फिर आएगा क्या? कॉमा। उसके बाद BC, B हमारे पास क्या है? 3, C हमारे पास क्या है? 4। उसके बाद प्लस AD, तो AD क्या है हमारे पास? A हमारे पास 2 है, D हमारे पास 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू किसके बराबर आ चाहिए? अब दूसरे देखें। अब यहां पर गौर फरमाएं, पहला क्या है? AC, तो A क्या है हमारा? 4, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय C क्या है? 2, तो ये आ गया 2। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस। उसके बाद B हमारे पास क्या है? 5, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय D, तो D क्या है? 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद क्या है? प्लस का सही कॉमा, सॉरी, उसके बाद आया कॉमा। अब उसके बाद B हमारे पास क्या है? 5, C हमारे पास क्या है? 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद प्लस का AD, तो A हमारे पास क्या है? 4, D हमारे पास क्या है? 3, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 4 तक क्या होगा? आप लोग बोलेंगे सर 8, बिल्कुल यही बात है। 5 3 तक क्या होगा? 15 होगा। उसके बाद 3 4 तक क्या होगा? 3 4 हो जाएगा 12।
प्लस, या क्या प्लस 12 फाइव क्या होगा 60 होगा, उसके बाद इक्वल टू 4 टू का क्या होगा 8 होगा, उसके बाद माइनस 5 थ्री का क्या होगा 15 होगा, उसके बाद क्या 5 टू का क्या होगा 10 होगा, प्लस 3 4 का क्या होगा 12 होगा। क्लियर? चले भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। 8 माइनस 15 मतलब क्या है 15 में से 8 को माइनस करें, कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। उसके बाद कॉमा आएगा, 60 में 12 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 72 इक्वल टू, उसके बाद वही वाली बात 8 में से 15 में से 8 का कितने बचे माइनस का 7 बचेगा। उसके बाद कॉमा आएगा, 12 में 10 का ऐड कितना हो जाएगा 12 में, रुक गया मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, 1 मिनट रुक जाए, 5 टू रुक जाए 5 टू 10, सॉरी स्टूडेंट देखें 5 टू क्या आएगा 10। आप लोग भी ये बोल रहे सर 60 कहां से आ गया, तो याद रखिए 5 टू क्या हो गया 10। तो 12 में जब 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 22 आएगा, क्या आएगा 22 आएगा, और उधर भी 10 में से 12 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22। इसका मतलब कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वेरीफाई हो रही है और एडिशन के लिए भी क्या है वेरीफाई हो रही है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो यहां स्टूडेंट्स अब देख लीजिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जरा गौर फरमाइएगा इधर, तो यहां पर आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी, एक Z1, एक Z2 और एक Z3। उसका प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रूफ आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि आप लोग कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कैसे आपको वेरिफिकेशन देनी है। क्लियर है? चले भाई, तो Z1 प्लस का Z2 करेंगे, उसके बाद जब इनका आंसर आ जाएगा तो उसको प्लस करवाएंगे Z3 के साथ, तो वो बराबर आना चाहिए किसके, कि हम पहले Z1 को रखें, उसके बाद पहले Z2 और Z2 को ऐड कर लें, उसके बाद इसके साथ ऐड कर दें, तो आंसर क्या आना चाहिए सेम। तो आप पहली बात तो ये कि हमें खुद पता चल रहा है देखने से सेम आएगा आंसर। कहिए आप लोग प्रूफ करके भी देख लीजिएगा। आगे क्या है इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल इजीली होगी कि हम Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद फिर Z3 से मल्टीप्लाई करें, वो बराबर आना चाहिए किसके, कि Z1 को छोड़ दे पहले, Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसके बाद Z1 से करवाएं, तो उसके बाद ये क्या आना चाहिए बराबर, बिल्कुल बराबर आएगा, करके देखिएगा। तो ये तो हो गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा स्टूडेंट, पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलें अब यहां पर गौर फरमाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले आया है, तो यहां जरा गौर फरमाइएगा, पहले यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना, फिर उसके बाद एडिशन है, तो यहां बीच में क्या गया प्लस, तो Z1 को हमने मल्टीप्लिकेशन पे रखा और Z2 प्लस Z3 करने के बाद Z7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो बराबर आएगा कि हम Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कराएं, फिर प्लस बीच में आ जाएगा, फिर Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई कराएं। क्लियर है? तो ये भी चेक कर लीजिएगा। बाकी आपकी जो न्यू बुक है उसमें वेरिफिकेशन दी हुई है, तो वहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरीफाई होगी। क्लियर? चले भाई, अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो मैं एडिटिव आइडेंटिटी याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको सिंपल नंबर से बताता हूं। देखें कि अगर मैं 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे वापस 2 मिल जाए, 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए वापस 3 मिल जाए, तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि अगर मैं 2 प्लस 0 करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 2, 3 प्लस 0 करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 3। तो यहां जो ये स्टूडेंट 0 आ रहा है ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? आसान बात में कि 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा। तो भाई देखें, मैंने एक Z लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया A, B ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसको अलजेब्रिक में कैसे लिखूंगा, अलजेब्रिक में लिखूंगा A प्लस का आयोटा B। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से गौर फरमाइएगा, ये हमारे पास आ गया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इसके साथ क्या ऐड करवाऊंगा, मैं पता क्या ऐड करवाऊंगा, ये ऐड करवाऊंगा 0 प्लस का 0 आयोटा। क्लियर है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वापस एक कॉम्प्लेक्स शुरू वाला मिलना चाहिए। तो देखें
a प्लस 0 क्या होता है, क्योंकि हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ ऐड करते हैं। तो आपको पता ही होगा क्योंकि पहले वाले एक्सरसाइज 1.1 में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो a प्लस 0 क्या होगा, a होगा। आयोटा b प्लस 0 आयोटा क्या होगा, आयोटा b ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 0 प्लस 0 आयोटा है ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। तो मैं यहां क्या लिखूंगा कि 0 प्लस 0 आयोटा इज एडिटिव आइडेंटिटी, इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई मसला नहीं रहा होगा। चले भाई, अब इसी तरीके तो अब बात करते हैं उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो बहुत आसान है। पहले मैं नंबर लेके कोई बताता हूं ताकि आपको समझ में तो आए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है। तो मैं एक नंबर ले लेता हूं 2, तो मैंने 2 लिया और मैं इसके साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं कि मुझे वापस क्या मिले, 2। मैंने 3 एक नंबर लिया, मैं उसके साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस क्या मिल जाए, 3। तो आप लोगों के दिमाग में फौरन जवाब आ गया, सर अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको मिलेगा 2, जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको वापस मिलेगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो 1 है ना ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसी को हम समझेंगे किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कोई मुश्किल बात नहीं है। चले भाई, ये तो समझ में आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है, कि ये जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्योंकि हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं। तो भाई देखिएगा, ये तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा 1 से, अगर मैं क्या 1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से, जब भी क्या मिलेगा मुझे 2 ही मिलेगा। जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 से तो मुझे क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर 3 मिलेगा। इसी तरीके से ये कि मैं 0 को साथ प्लस करवाऊंगा 2 तो मुझे जब भी 2 मिलेगा, 0 के साथ प्लस कराऊंगा 3 जब भी मुझे क्या मिलेगा, 3। तो इस वजह से 0 क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, और ये 1 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चले भाई, अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है ना। तो अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर में लेता हूं तो क्या होगा, ये हमारे पास आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर a, b। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करूं, एक ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस क्या मिल जाए, वापस a, b मिल जाए। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिएगा मैं यहां पर अगर 1, 0 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे वापस मिल जाएगा a, b। अब यहां पर ये हो गया। चल अब यहां अब ये हुआ कैसे, तो जरा इसको समझिएगा। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, 1, 0 क्यों लिया, 1, 1 क्यों लिया, है ना, ये सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट 1, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1, 0 ही आएगा, और ना ही आप इसको उल्टा कर सकते हैं, ना ही आप 0, 1 कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 1, 0 ही लेना है आपको। तो करके भी दिखा देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखें अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे वापस ये मिलेगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो वो आप अभी समझ जाएंगे। इसको मैं अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो अलजेब्रिक फॉर्म में देखिएगा जरा क्या लिखूंगा, मैं इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूंगा a प्लस का b आयोटा, उसके बाद इसको कैसे लिखूंगा 1 प्लस का 0 आयोटा। सही है, समझ में आ गई बात, इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। तो देखें क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आयोटा से, तो a बंदा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस a0 आयोटा से क्या होगा, a0 आयोटा तो 0 ही होगा, ये आ गया। उसके बाद b आयोटा बंदा क्या होगा, b आयोटा ही होगा, और b आयोटा 0 था क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, a प्लस b आयोटा। मिल गया ना वही चीज, a प्लस b आयोटा वापस मिल गया कि नहीं मिल गया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1, 0 है ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब आप सोचेंगे सर आपने 0,1 क्यों नहीं किया, वो भी कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाएगा इस बात को। तो देखिएगा जरा, अब मैं लेता हूं 0,1, सही है, और इसको मैं किस में लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा
0 प्लस 1 आयोटा, लिख दिया मैंने। तो गौर फरमाए, a को मल्टीप्लाई करा 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद b आयोटा को 0 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर a मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो क्या आ जाएगा, a आयोटा आ जाएगा। और b आयोटा मल्टीप्लाई कराऊंगा आयोटा से क्या आ जाएगा, b आयोटा आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखें तो अगर आप लोग तो यहाँ a के साथ भी आयोटा आ चुका है और b के साथ भी आयोटा आ चुका है। असल में तो हमें a प्लस b आयोटा चाहिए था और वो पॉसिबल नहीं हुआ। इस वजह से 1,0 ले रहा हूं, 0,1 नहीं ले रहा, क्योंकि 0,1 का मतलब क्या है, 0,1 का मतलब ये है कि अब रियल पार्ट जो है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 आयोटा है। इसका मतलब ये है, समझ में आई। और इस वजह से आपको आंसर में क्या मिल रहा है, a आयोटा प्लस b आयोटा, जो हमें पुरानी वाली कंडीशन से प्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं। ये बोलती है कि आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि वापस आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। हम a प्लस बी आयोटा को ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो वापस हमें a प्लस बी आयोटा मिले, तो वो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल होगा जब हम 1,0 लेंगे, 0,1 से प्रूफ नहीं होगा। तो ये तो स्टूडेंट एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो गई। तो अब बढ़ते हैं दूसरी मेन चीजों की तरफ जो आपको सामना करने का मौका मिलेगा। सो अब यहां स्टूडेंट्स अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की और एडिटिव इनवर्स की। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करूंगा एडिटिव इनवर्स की। अब देखिएगा जरा, मैं आपसे एक सिंपल बात करूंगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पे आऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो देखिएगा जरा स्टूडेंट, मैं मेरे पास एक 2 नंबर है, मैं इसके साथ एक ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए। तरीके से 3 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। 4 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस क्या मिल जाए, 0। आप लोगों के दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है, आप लोग से ये सोच रहे होंगे कि सर अगर आप 2 के साथ -2 ऐड कर दें, -2 ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर में 0 मिलेगा। अगर आप 3 के साथ -3 ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप 4 के साथ -4 ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां पर एडिटिव इनवर्स कौन है, ये जो -2 है ये एडिटिव इनवर्स है 2 का। ये जो -3 है ये एडिटिव इनवर्स किसका है, 3 का। ये जो -4 है ये एडिटिव इनवर्स है किसका, 4 का। तो -4 का ये क्या एडिटिव इनवर्स है किसका, 4 का। तो अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके साथ मुझे एक ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे जो रिजल्ट मिले ना वो क्या मिले, 0। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, सफाई से करवाता हूं आप लोगों को। भाई तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट a प्लस आयोटा b। अब मैं इसके साथ क्या ऐड करूं कि मुझे जो आंसर मिले वो क्या मिले, 0। तो आप बोलेंगे सर यहाँ -a और माइनस आयोटा b करें तो आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि प्लस का a ये रियल ये भी रियल, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आ गया 0। उसके बाद प्लस का आयोटा भी माइनस का आयोटा भी कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया, 0। और यहां पर क्या आ गया, आयोटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये a, ये जो माइनस का a और माइनस का आयोटा b है ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है किसका, a प्लस आयोटा b। ये तो एक जनरल फॉर्म है, आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा b। और ये क्या हो जाएगा, a माइनस का a माइनस का आयोटा b। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इंशाअल्लाह आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ 0,0 इज 0,0। एडिटिव इनवर्स अगर आप 0,0 का निकालेंगे वो क्या आएगा, 0,0 आएगा, क्योंकि आपको पता है 0 एक न्यूट्रल है, उसके साथ ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, जिस वजह से इसका एडिटिव इनवर्स 0,0 ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ a, b इज, अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है a, b का क्या होगा, माइनस का a, माइनस का b होगा। तो ये नोट कर ले पॉइंट को,
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जरा ये बात समझ ले। जरा एक नंबर ले लेता हूं आप लोगों के सामने, 2 ले लेता हूं। अब मैं 2 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं कि मुझे जो रिजल्ट मिले वो 1 मिले। 3 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं कि मुझे रिजल्ट में 1 मिले। 4 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं कि रिजल्ट में मुझे 1 मिले। तो आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि अगर मैं इसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कराऊं तो जब मुझे 1 मिलेगा, इसके साथ 1/3 को मल्टीप्लाई कराऊं तो जब मुझे 1 मिलेगा, इसके साथ 1/4 को मल्टीप्लाई कराऊं तो वो जब मुझे 1 मिलेगा। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सब में क्या, 1। तो यहां जो 1/2 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 2 का। ये जो 1/3 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 3 का। ये जो 1/4 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 4 का। समझ में आई बात। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं। तो मेरे पास स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, क्या है, a प्लस आयोटा b। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स मिल जाए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स का मतलब क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेरे पास 2 था तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, 1/2। तो यहां z है तो इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। ऐसा ही होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 1 ये z है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका इनवर्स क्या होगा, 1/z। क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय a प्लस का आयोटा b। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी स्टूडेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। क्या आप सोच रहे हैं क्या ये हमारा काम यहां तक आके खत्म हो गया, नहीं स्टूडेंट, काम खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में नजर नहीं आना चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा भाई, खतरा हमारे लिए। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर रैशनलाइजेशन करेंगे बाय डिनोमिनेटर। क्या होगा, a माइनस आयोटा से b से मल्टीप्लाई भी करूंगा, a माइनस आयोटा b से डिवाइड भी कर दूंगा। भाई कोई मसले वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। देखिए जरा क्या होगा, a माइनस का आयोटा b बन जा a माइनस का आयोटा b, और डिनोमिनेटर में तो पता ही है आपको a प्लस b a माइनस b। फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, सही है। क्योंकि आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस का b a माइनस के b के। ये तो आपको बात पता होगी। तो यहां पर a प्लस b a माइनस b नजर आ रहा है। तो अब मैं क्या किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। मैं लिख देता हूं, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब ये आयोटा भी पूरा हमारा b है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लेना स्टूडेंट, सही है, मिटा रहा हूं इसको मैं। अब थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, तो सिंपल सा काम हो जाएगा कि a माइनस का आयोटा b और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस या b स्क्वायर। तो देखिए a माइनस का आयोटा b, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस का, देखिए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के। ये तो माइनस आ गया, सही है, आयोटा स्क्वायर का -1 आ गया, और ये आ गया b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो बचेगा क्या, सिर्फ प्लस का b स्क्वायर। तो यहां क्या लिख देता हूं मैं, प्लस का b स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म को देखूं तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आप लोगों को भी बड़ी कंफ्यूजन हो रही। तो मैं क्या करता हूं, उसका रियल पार्ट को अलग कर देता हूं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देता हूं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं आसानी से बता सकूं। तो क्या होगा, इसका एलसीएम ब्रेक कर दूंगा तो होगा कैसे, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस माइनस b आयोटा, या आयोटा b लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये तो मैंने लिख दिया अलजेब्रिक फॉर्म में। अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करते थे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ज्यादातर जो फॉर्मूले याद करे जाते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही किए जाते हैं। तो मैं आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख के दिखा देता हूं। तो कैसे लिखूंगा, तो जरा गौर फरमाए। देखिए मैंने क्या बोला था, 1/z ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ ये z पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 1/z भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैं ज्यादातर कैसे लिखता हूं, z इनवर्स। क्लियर है, चले भाई। तो मैं हमारे पास z इनवर्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्या आएगा, जरा गौर फरमा ले इधर,
a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉमा b माइनस का b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और पूछा जाए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप चुटकी बजाते बजा देंगे इसकी, सही है ना। तो कैसे होगा तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं जरा। एक मेरे को बोला जा रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा, क्लियर है। अब बोला जा रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। मैंने बोला भाई बहुत आसान है, मैंने तो पढ़ लिया। क्या होगा कि z इनवर्स बराबर होता है किसके, हम सबको पता है a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉमा माइनस का b डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर, इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। a कौन होगा, a हमारे पास 4 हो जाएगा, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो, और b हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो बस क्या हो गया, a हमारे पास क्या है 4, ए हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी हमारे पास क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आएगा कॉमा, ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस का बी क्या है हमारे पास 3 है, ए स्क्वायर प्लस का बी इसको मतलब 4 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 था क्या हो जाएगा 16, 3 था क्या हो जाएगा 9। क्लियर, अब जरा गौर फरमाए, माइनस का 3 डिनोमिनेटर में क्या गया 4 था 16, 3 था 9, और 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। उसके बाद -3 डिवाइड बाय 25। तो ये हमारे पास का क्या गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम आप लोगों के सामने आ गया। कितना हलवा काम था, बिल्कुल हलवा काम था। बस कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात थी स्टूडेंट। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा दूं और रटने बिठवा दूं तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने समझ लिया कि एडिटिव इनवर्स क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है और क्या फॉर्मूला है। याद रखिएगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। और एक और बात कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0,0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात को भी नोट करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0,0 का पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो गई। क्यों नहीं है तो जरा गौर फरमा लें। इधर फॉर्मूला कहां गया, ये रहा, a भी 0 और b भी 0, तो फिर क्या होगा, दोनों न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाय 0 तो अनडिफाइन हो गया। तो इस वजह से 0,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, मौजूद ही नहीं होता। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब यहां स्टूडेंट आता है कि हमें बताना है कि डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को जो आपके सामने लिखी हुई है इनको साबित करके बताना है बस। तो देख लीजिएगा स्टूडेंट, पहली क्या है, और ये जो मैं आपके सामने प्रॉपर्टी बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले स्टूडेंट। क्लियर, चले भाई, लिखा हुआ क्या है कि आप जब इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का, z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉड्यूलस फाइंड करेंगे वो बराबर आएगा नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव कर दें, उसके बाद उसका मॉड्यूलस है उसके बराबर आएगा, और वो बराबर आएगा कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट लें उसके बराबर, उसके साथ उसका मॉड्यूलस भी ले लें तो वो उसके बराबर आएगा। और बराबर किसके आएगा कि हम नेगेटिव और कंजुगेट ले लें उसके बाद उसका मॉड्यूलस लें तो वो भी इसके बराबर आएगा। इस चीज को हमें क्या करना है, साबित करना है, प्रूफ करना है। तो इस चीज को हम प्रूफ करेंगे, चारों एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो बस मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो लेट z हमारे पास क्या है a प्लस का आयोटा b, ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। फिर मैंने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड किया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था, √a² प्लस का b² लिख दिया। ये आ गया हमारे पास इसका मॉड्यूलस, पहली बात मॉड्यूलस आ गया। क्लियर, चले भाई, अब हमें निकालना है नेगेटिव z, सही है, और इसके साथ का मॉड्यूलस। तो देखिएगा नेगेटिव था और z के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो नेगेटिव साइन को जब हम इस वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का आयोटा भी हो जाएगा। हो गया माइनस का माइनस का आयोटा भी हो गया। अब इसका हम क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे। तो बस क्या होगा, a² प्लस का b²। तो a क्या है माइनस का a और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है माइनस का b, आयोटा नहीं लिखते हम लोग, तो माइनस का b। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, पावर इवन होने की वजह से माइनस साइन दोनों से रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, मैं आपको लिख देता हूं आगे, स्क्वायर प्लस का b², और इसको मैंने बोल दिया हमारा सेकंड रिजल्ट, b रिजल्ट हो गया। सही है, चलें आगे चलते हैं। अब हमसे बोला z लिया, z का कंजुगेट लिख दो।
तो इसका कंजुगेट क्या होगा? आपको पता है कंजुगेट में हम करते क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या, आयोटा बी, इसका साइन क्या, प्लस, तो प्लस है तो कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा बी। तो यहां क्या आ जाएगा, ए माइनस का आयोटा बी। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्लियर, और माइनस का बी था, आप सबको पता है क्या था, माइनस का बी, सही है, क्योंकि यहां देखिए माइनस का बी है तो ये माइनस का बी का स्क्वायर आ गया। अब पावर इवन है तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ गया, सी रिजल्ट बने, इसको बोल दिया। अब इसकी बारी, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास मुझे पता है मेरे पास जो z का कंजुगेट है वो क्या है, ए माइनस का आयोटा बी। मेरे पास इस z वाले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या है, a माइनस का आयोटा b है, सही है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूं माइनस से, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा b। तो अब ये मेरे पास माइनस z आ गया, मतलब माइनस और उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराने का मेरे पास ये आ गया। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या है, माइनस का a प्लस का आयोटा b। अब मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं, तो मॉड्यूलस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आपको पता है पावर इवन है तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो आप खुद देख सकते हैं स्टूडेंट, सारे रिजल्ट को चेक करें, सारे की वैल्यू क्या है, सेम आई है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द रिजल्ट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी वी गेट माइनस, सॉरी वो तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, हटा देता हूं उसको। चलें, क्या बचा, तो हमने प्रूफ कर दिया इस चीज को। तो बस यही तो करना था हमारे को। तो इसी तरीके से स्टूडेंट इन तीनों को भी प्रूफ करेंगे। और ये क्या लिखा हुआ, ट्राइंगल इन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होती है मैं आपको अभी बता दूंगा जब मैं इसको प्रूफ करवाऊंगा। तो अभी हम सेकंड को प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर थर्ड को प्रूफ करेंगे, उसके फोर्थ को, उसके बाद नए टॉपिक पे चलेंगे। सो यहां स्टूडेंट्स अब इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है ए बी सी। ए वाली क्या है कि अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उसका 2 दफा कंजुगेट फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, वापस क्या मिल जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। जरा इसको प्रूव करते हैं। तो यहां मैंने गलती करी थी, लिखने में मैंने गौर नहीं करा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता जब तक मैं डबल कंजुगेट ना लूं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। चले अब यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले ए वाले को कर देते प्रूफ। तो देख लीजिएगा, मैंने बोला कि z हमारे पास a प्लस आई बी है और इसका कंजुगेट क्या है, a माइनस का आई बी। आपको तो पता है कि कंजुगेट क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन प्लस था तो कंजुगेट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चले भाई, अब क्या होगा कि बोला जा रहा है डबल कंजुगेट लेना है। तो पहला एक दफा कंजुगेट ले चुके हैं, तो अब हमें क्या लेना है, इसका एक और दफा क्या ले लेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। तो z कंजुगेट हमारे पास क्या आया था, a माइनस का आयोटा b, और इसका हमें क्या लेना है, कंजुगेट। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल a प्लस का आयोटा b हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस का आयोटा b। तो देखें a प्लस का आयोटा b असल में क्या था, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही था, a प्लस आयोटा b। इसका मतलब ये क्या हो गई, प्रूव हो गया। क्लियर है, तो हैंस क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। वो तो आप लोग लिख ही देंगे। चलें अब दूसरी वाली की बात करें स्टूडेंट। तो दूसरा वाले में क्या लिखा हुआ है, जरा गौर फरमाओ जरा स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है कि आप जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मॉड्यूलस का स्क्वायर मिलेगा। तो लाए जरा इसको भी देख लेते हैं, जल्दी से देखिएगा जरा। चले भाई, क्या बोल रहा है बी वाला बोल रहा है कि z इंटू जेड का कंजुगेट, और ये हमारे बराबर आ जाएगा मॉड्यूलस के स्क्वायर के। इसको हल्के में मत लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से देखिएगा, z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो लिख दिया मैंने a प्लस बी आयोटा। उसके बाद इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा a माइनस का b आयोटा इज इक्वल टू z क्या है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा। और इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट
स्क्वायर। सही है, अब ध्यान से फॉर्मूला, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो आपको याद है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा ये। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाएंगे। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर भी है तो ये आ गया एक होल स्क्वायर। क्लियर, चले भाई, ए स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया। बी स्क्वायर देखिए, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, और यहां अगर गौर है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया स्टूडेंट। तो लिख लीजिएगा हैंस प्रूव्ड। आखिरी वाले को देखा जरा, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं साइड में हूं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलें भाई, तो मैं साइड में पूरा हो जाता हूं ना। चलें, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलें भाई, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि यहां पर हमें करना ये है स्टूडेंट कि जब हम क्या करेंगे, Z1 में Z2 को ऐड करेंगे, उसका पूरा कंजुगेट फाइंड करेंगे, तो वो बराबर आएगा Z1 के कंजुगेट प्लस Z2 के कंजुगेट के। तो ना इसको भी देख लेते हैं। Z हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, दोनों Z2 आएगा, सॉरी। चले भाई, अब ये Z1 में इसको बोल देता हूं, सही है, और ये हमारे पास Z2 ये आ गया। चले भाई, चलिए आगे जरा देखते हैं। तो क्या करूंगा, Z1 की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा प्लस Z2 क्या है, c प्लस डी आयोटा। अब इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। उसके बाद Z1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा, और इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे प्लस Z2 क्या है, c प्लस डी आयोटा, और इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। क्लियर है, चले भाई, कंजुगेट क्या होगा, तो जरा देखा जाएगा, a माइनस का b आयोटा प्लस c माइनस का d आयोटा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। और यहां गौर फरमाएं, इसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस का b आयोटा, और इसका कंजुगेट क्या होगा, c माइनस का d आयोटा। तो अगर आप गौर फरमाए स्टूडेंट, तो दोनों क्या बराबर नहीं है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से तो ये भी प्रूव हो गया। क्लियर है, तो यहां जाके हमने ये दूसरी प्रॉपर्टी तीनों आ गई, इसमें शामिल हो गई, प्रूफ कर दिया। अब बनेंगे कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो जरा इसको स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप प्रॉपर्टी नंबर 3 को समझ लेते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो जरा गौर फरमाइएगा जरा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो ये Z1 प्लस का Z2 लिखा हुआ है, ये मैं समझाऊंगा कहां से आया, और यहाँ इसके ऊपर जो ये मॉड्यूलस लगा हुआ है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, असल में आप उस वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है, तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका मॉड्यूलस फाइंड करूंगा, असल में वो एक वेक्टर होगा जिसकी मैं लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूं। क्लियर है, तो यहाँ जो सब पे मॉड्यूलस लगा हुआ वो क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है। क्लियर है, चलिए इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ मॉड्यूलस लगा हुआ है उससे हमें लेंथ पता चल रही है वेक्टर की, कौन से वेक्टर की, तो वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और ये डायग्राम जो बनी हुई है मैं आपको यहाँ बनाऊंगा एक बार फिर, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चले भाई, और यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने ये चीज लिखी है, क्योंकि ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो देखिएगा जरा स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब देखिए बीच में क्या है, थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर दोनों की तरफ यू यू लगा हुआ साइन, और यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ है, और यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर आप इसी चीज को अगर यहां देखें तो यहां भी ये चीज नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखें, अगर ये चीज नजर आ जाती है तो इसका मतलब ये चीज शामिल है और ये भी शामिल है। सपोज करें मैं यहां पर इसके साथ भी ये लगा दूं, इसका मतलब क्या होगा कि जो थीटा होगा वो 0 होगा और 0 से बड़ा होगा, 90 भी होगा और 90 से छोटा भी होगा। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से Z1 प्लस का Z2 की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, Z1 की लेंथ माइनस Z2 की लेंथ के क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी और बराबर होगी। और हमेशा क्या होगी, Z1 की लेंथ प्लस Z2 की लेंथ हमेशा क्या होगी, कम होगी।
और ये बराबर होगी। सही है, तो इस चीज को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप चाहे तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो z1 प्लस की z2 की जो लेंथ आएगी वेक्टर की वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू क्या होगी, z1 की लेंथ प्लस z2 की लेंथ के। क्लियर है, और ये वाली भी बात है मैं आपको प्रूफ करवा ही देता हूं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल प्रूफ देंगे स्टूडेंट, मतलब ग्राफिकली देखें। तो देखिए मैंने बोला कि जो हमारे पास z1 है वो बराबर है x1 प्लस के i y1, और हमारे पास जो z2 है वो क्या है, x2 प्लस का i y2, बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स OP1 एंड OP2 रिस्पेक्टिवली। तो जरा गौर फरमाइएगा जरा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये आ गया ओरिजिन आ गया। उसके बाद हुआ ये स्टूडेंट कि यहां पर एक वेक्टर आ गया, एक वेक्टर आ गया ये OP1, क्या आ गया, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो आ गया P1। तो ये जो पूरा वेक्टर क्या बन गया, OP1। उसके बाद दूसरा वेक्टर क्या आया, OP2, मतलब यहां से शुरू हुआ और यहां कहीं आ गया। तो ये मैंने क्या हुआ, ये आ गया पॉइंट P2। तो ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, OP2। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, OP1। क्लियर है, चले भाई ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें दो वेक्टर को ऐड करना है स्टूडेंट, तो यहां मैं पैरेललोग्राम लॉ को लगा देता हूं, जो आप इंशाल्लाह फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो मैं आपको अब ग्राफ को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, आपको ऐसे ही समझाता हूं ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आए। क्लियर है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं क्योंकि डायग्राम में तो बना हुआ ही है ना। चले अब हुआ क्या स्टूडेंट, ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया, जो मैंने आपको क्या बोला कि ये P1 OP1 एक वेक्टर आ गया। उसके बाद एक दूसरा वेक्टर क्या आ गया, ये रहा, ये आ गया P2। सही है, तो ये हमारे में एक वेक्टर आ गया OP2। अब मैं पैरेललोग्राम लॉ को लगाऊंगा, तो जरा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा मैं इसको लंबा कर देता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। जस्ट वेट अ मिनट। चले भाई, अब स्टूडेंट क्या होगा, यहां पर एक फ्री वेक्टर को अप्लाई करूंगा। फ्री वेक्टर क्या होता है, जिसका ऑरिजिन फिक्स नहीं होता, तो जिसकी टेल फिक्स नहीं होती, तो क्या होता है पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक OP2 वेक्टर है, हम इसके पैरेलल एक वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा, ये भी क्या होगा, ये भी वही होगा। सही है, उसके बाद ये जो OP1 वेक्टर है इसको भी पैरेलल इसके शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सही है, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने एक वेक्टर की टाइप का इस्तेमाल करा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर दिया। फ्री वेक्टर क्या होता है, और फ्री वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो हमने इस वेक्टर को इसके पैरेलल क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसी OP1 वेक्टर को इसके पैरेलल क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है, थोड़ा सही कर देता हूं, थोड़ा खराब लग रहा है मेरे को, ये जरा रुक गया, डायग्राम को सही करके बनाओ ना स्टूडेंट, ताकि आपको भी समझ में आए। बिल्कुल पैरेलल, सही है ना, बिल्कुल पैरेलल करना है आप लोगों को। चले भाई, ये हो गया। अब ये OP1 वेक्टर को मैंने क्या बोला, Z1 है ये OP2 वेक्टर को मैंने क्या बोला, ये Z2 है। अब मेरे को बताएं, ये OP2 को मैंने पैरेलल ही तो शिफ्ट किया है, ये जो पॉइंट बना वो बना OP3, मैंने इसको बोल दिया P3। तो ये एक वेक्टर क्या बन जाएगा, P1 P3 बन गया। ये एक वेक्टर क्या बन गया, इसको मैं डार्क कर देता हूं। ये जो वेक्टर बना, ये क्या है, P1 P3 वेक्टर है। ये जो वेक्टर है क्या है, P2 P3 बन गया। क्लियर। अब देखिए O से लेके P2 ये वेक्टर था, ये Z2 था, तो ये भी क्या होगा, इसके पैरेलल ही तो शिफ्ट किया है, ये भी क्या होगा, Z2 ही होगा। और इसको भी तो मैंने पैरेलल शिफ्ट किया है, तो ये भी क्या होगा, Z1 ही तो होगा। क्लियर है, इंशाल्लाह ये बात आपके समझ में आ गई हो। अब और जरा गौर फरमाए इधर, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जब मैंने Z1 को हेड टू टेल रूल को जरा गौर फरमाइएगा, ये हेड है इसकी, ये दूसरे वेक्टर की टेल है, तो मैंने हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को क्या करा, ऐड करा। जब मैंने Z1 के साथ Z2 को ऐड किया, तो मुझे कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर भी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है बिल्कुल। तो क्या होगा, कैसे बनाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को, जो हमारा सबसे पहला जो वेक्टर होता है उससे शुरू करते हैं। तो पहला वेक्टर ये था, इससे शुरू करेंगे, जहां पर हमने एडिशन कंप्लीट करी वहां पे जाके इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। और ये कब मिला, जब हमने Z1 को Z2 के साथ ऐड किया, जब हमने Z1 प्लस का Z2 किया। क्लियर, लाइन लगा देते हैं। चले भाई, हो गई ये बात, क्लियर हो गई। अब जरा गौर फरमाया इधर। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने जरा गौर फरमाया, मैं अब क्या करता हूं, Z1 में से
चलो इसको छोड़ें, क्या करता हूं Z1 में से माइनस करवाता हूं Z2 को, तो मुझे जब भी तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। अब देखें क्या हुआ, Z1 में से जब मैं Z2 को माइनस करूंगा तो मुझे एक वेक्टर ये मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसे, तो वो आपको समझाता हूं, जरा गौर फरमाएं इधर। देखिए ये Z2 है, अब ये जो हमारे को वेक्टर मिला वो क्या है, P1 P2। ये हमारे पे जो वेक्टर मिला वो क्या है, P1 P2। और कब मिला, जब हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, Z1 माइनस का Z2। कैसे, तो जरा गौर फरमाएं इधर। ये हमारे पास एक Z2 वेक्टर है OP2, तो मैंने क्या किया, इस OP2 वेक्टर में ऐड करवाया इस वाले को, क्या है ये P1 P2, तो इसको मैंने करवा दिया P2 P1 को, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे ये चीज मिल जाएगी, क्या है OP1। क्लियर है। और अगर मुझे P2 P1 मालूम करना हो तो क्या करूंगा, OP1 में से माइनस करवा दूंगा OP2 को, और OP1 क्या है, OP1 तो Z1 है, ये आ गया Z1 माइनस OP2 क्या है, OP2 क्या है, असल में ये तो Z2 है। तो जब हमने Z1 में से माइनस करा Z2 को तो हमें क्या मिल गया, P2 P1। तो ये P2 P1 क्या है, P2 P1 किसके बराबर है, Z1 माइनस के Z2 के। इंशाल्लाह ये आसान सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये तो मेन बात थी जो मुझे आपको बतानी थी और मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर भी कर दी है। अब जरा मेरी बात को फिर सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर कंसाइडिंग द फिगर बाय कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, ये हमने पैरेललोग्राम लॉ के जरिए ऐड कर दिया, सही है। तो OP1 P3 P2 यह नजर आ रहा, P1 P2 P3 सब नजर आप लोगों को आ रहा होगा। अब मैंने क्या किया, इन डेल्टा OP1 P3 को हमने देखा, यह गया P1 P3 हमने देख लिया, सही है, OP1 P3। अब ये चीज आजा समझे क्या हुआ, देखिए जब मैंने OP1 में P1 P3 को ऐड किया तो मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला। आपको ये बात समझ में आ गई। तो OP1 असल में क्या है, Z1, ये आ गया Z1, और OP1 P3 असल में क्या है, Z2, तो ये आ गया Z2। जब मैंने Z1 में प्लस किया Z2 तो मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, इंशाल्लाह समझ में आ रही है। और ये वेक्टर क्या है, OP3 है, ये मैंने बात लिख दी। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस चीज से क्या समझ में आ रहा है, इस चीज से हमें समझ में आ रहा है, सिंस द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब आए जरा गौर फरमाएं, ये जो आपके सामने हिस्सा नजर आ रहा है, यहां से जरा गौर फरमाएं तो ये आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा। ये हिस्से को गौर फरमाएं, जरा मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये हिस्से को गौर फरमाएं सिर्फ, तो ये आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा। क्या नजर आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, थोड़ा बन गया मेरे से, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन है कोई ना कोई ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल आपको बन गया। तो ये जो ट्रायंगल बना ना, इसको हमने देखा तो हमने बोला द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड की बात कर रहा है, साइड की क्या होती है, लेंथ होती है स्टूडेंट। तो टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बोल रहा है आप किसी भी दो साइड का जब हम सम करते हैं तो हमें अगली साइड जो मिलती है, थर्ड साइड जो मिलती है, वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात बोल रहा है। चले भाई, तो इस बात को हमने लिखा कि OP1 में जब हमने OP2 को ऐड किया, लेकिन आपके दिमाग में ख्याल आएगा, आप बोलेंगे सर ये तो है OP1 और ये है OP2, इन दोनों को कैसे ऐड कर दिया। तो नहीं स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं हुई है। हुआ जरा ऐसा हुआ कि OP1 ये एक वेक्टर आ गया, उसके साथ में ऐड करा P1 P3 को, और मैंने यह बात लिखी है कि Z2 और ये भी Z2, तो P1 P3 असल में इनकी जो लेंथ है वो बराबर है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की सेम लेंथ होगी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, सेम। तो P1 P3 असल में किसके बराबर आ जाएगा, OP2 के ही बराबर आ जाएगा। इस वजह से मैंने डायरेक्ट OP2 लिखा, उसकी लेंथ मालूम करी, सही। लेंथ मॉड्यूलस का मतलब क्या है, इसकी लेंथ है। क्लियर है। तो ये मॉड्यूलस जो आपको नजर आ रहा है वो लेंथ को शो कर रहे हैं। चले, तो क्या हुआ, तो OP1 में जब मैंने OP2 को ऐड कर दिया तो जब मुझे क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और वो क्या है, O से लेके P3 तक का एक वेक्टर मिल रहा है। तो हमने बोला वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इस वेक्टर के। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये बात उसने बोली हमारे को। चले भाई, हमने बोला भाई सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जरा गौर फरमाइएगा इधर स्टूडेंट्स, क्या होगा अब, असल में OP1 है क्या, आए जरा गौर फरमाओ। OP1 तो असल में Z1 ही है, तो मैं OP1 की जगह क्या लिख सकता हूं, Z1 लिख सकता हूं। क्लियर। उसके बाद OP2 क्या है, असल में वो तो Z2 है, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, Z2, और यह मॉड्यूलस लगा देता हूं क्योंकि लेंथ की बात हो रही है ना, तो ये आ गया मॉड्यूलस।
उसके बाद क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू OP3। असल में OP3 क्या है, जब हमने Z1 प्लस Z2 करा तो हमें OP3 मिला, तो ये आ गया Z1 प्लस का Z2, और ये इसकी मॉड्यूलस का मतलब क्या है, इसकी लेंथ, ये वेक्टर की क्या आ गई, लेंथ। तो ये हमारे को कंडीशन मिली कि अगर आप यह गौर फरमाए तो ये चीज आपको नजर आ रही है, यहाँ पर गौर फरमाए कि Z1 प्लस का Z2 क्लियर है, और यहाँ आ गया ये चीज, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, सेम है। अगर आप यहाँ गौर फरमाए, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है और यहाँ सीधा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैं रीड करके बता देता हूं। ये पहला वेक्टर की लेंथ और ये दूसरे वेक्टर की लेंथ, जब हमने दोनों वेक्टर की लेंथ को ऐड करा तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला, और वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन या बराबर होगा। और इसकी बात जरा सुन लेते हैं, वो बोला जो रिजल्टेंट वेक्टर है सही है, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, Z1 की लेंथ प्लस Z2 की लेंथ। तो दोनों बातें सेम है, क्लियर है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको अंदर हमने पहले इसको लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया, तो चेंजेस आ जाती है लिखने के अंदर, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन का साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ग्रेटर देन का साइन ये होता है और लेस देन का साइन ये होता है, ये आपको सबको पता होगा। एक चीज प्रूव हो गई, अब बढ़ते हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए। अब जरा गौर फरमाए इधर वापस, मैंने बोला इन डेल्टा OP1 P3, क्या है OP1 और यह गया P3, क्लियर। इसको देखते हैं जरा, क्या किया कि जब मैंने OP2 में प्लस करा P2 P1 को, वो हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू OP1। ये बात क्या हो गई सर, समझ में नहीं आई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। क्या हो गया, तो जरा गौर फरमा लें इधर, सही है, क्या हो गया, ये O, ये हमारे पास P1, ये हमारे पास P2 आ गया, क्लियर। अब ये हमारे पास एक वेक्टर था, ये हमारे पास एक वेक्टर था, जब हमने Z1 और ये आ गया Z2, जब हमने Z1 में से माइनस किया Z2 को, तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला था, स्टूडेंट आपको बताया था मैंने, क्या मिला था, Z1 माइनस का Z2, क्लियर। ये बात मैंने अभी आपको बताई। क्या हुआ, देखें Z2 में हेड टू टेल रूल के मुताबिक Z2 ये वेक्टर आ गया, ये हेड है, और दूसरे वेक्टर के साथ क्या हुआ, टेल से मिल रहा है, तो Z2 प्लस का P2 P1, Z2 प्लस का P2, या तो आप इसको देखें OP2 पहला वेक्टर आ गया, क्या आ गया OP2, उसकी लेंथ ले लें, फिर उसके बाद ऐड किसके साथ करेंगे, P2 और P1 वेक्टर के साथ, तो ये आ गया P2 P1 और उसकी भी लेंथ ले लेंगे, तो वो जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, OP1, तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा OP1, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, OP1 असल में क्या था, OP2 क्या था, OP2 तो असल में क्या था, Z2, तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, Z2 लिख दूंगा, उसके बाद प्लस P2 P1 असल में क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो Z1 माइनस का Z2 है, तो मैंने लिख दिया भाई Z1 माइनस का Z2, और हम बात कर रहे हैं लेंथ की, तो ये आ गया भाई मॉड्यूलस। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू OP1, असल में OP1 क्या है, वो तो Z1 है, तो ये आ गया Z1, और लेंथ की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलस लगा देंगे, क्लियर, आसान सी बात है। अब मुझे तो Z1 माइनस का Z2 को यही रखना है, बाकी ये प्लस क्या उधर जाके क्या होगा, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके माइनस क्या हो जाएगा, तो Z1 माइनस का Z2, और इसकी जो हम लेंथ मालूम करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 की लेंथ माइनस Z2 की लेंथ। इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यहां तो प्लस की बात थी ना, तो मैं क्या करवा देता हूं कि जो Z2 है उसकी जगह रिप्लेस करवा देता हूं -2, तो सही है, रिप्लेसिंग Z2 बाय रिप्लेसिंग Z2 बाय Z माइनस का Z2, क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा, Z1 माइनस का, क्लियर। उसके बाद क्या होगा कि Z2 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का Z2, और ये आ गया मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस का, उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस का Z2, क्योंकि Z2 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का Z2, और आपको तो पता है मॉड्यूलर असल में लेंथ है, और लेंथ तो नेगेटिव नहीं होगी, तो ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, आपको तो पता ही है। चले, तो क्या बचेगा, जरा गौर फरमाए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो Z1 प्लस का Z2 क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 की लेंथ माइनस Z2 की लेंथ। तो अगर आप ये गौर फरमाए तो ये चीज आप लोगों को नजर आ जाएगी यहां पर, देखिए सेम चीज है जो मैंने आपको दिखाई करके, क्लियर है। इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गया होगा। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ गई होगी क्या चीज है। तो याद रखिएगा, मैंने प्रूफ करवा दिया है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, ये तो मैंने आपको प्रूफ करवाया है ना, आपको ये चीज याद रखनी है कि क्या चीज है, क्लियर।
अब बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। सो ये आखिरी प्रॉपर्टी है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो भाई देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसका कंजुगेट फाइंड करें, तो वो बराबर आएगा Z1 के कंजुगेट इंटू Z2 के कंजुगेट के। आए जरा प्रूफ कर लें इस बात को। तो मैंने बोला Z1 ये रहा और ये रहा Z2, तो चले आए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो Z1 इंटू Z2 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर करने के बाद मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको पता है AC माइनस का BD प्लस आयोटा AD प्लस का BC, ये आपको मैंने फॉर्मूला याद करवाया हुआ है ऑर्डर पीरियड की फॉर्म के अंदर। क्लियर है? चले भाई अब होगा क्या जरा देख लें। ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, और जब इसके साथ आयोटा है तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वो हमें क्या मिल जाएगा, असल में वो हमें Z1 और Z2 का क्या मिल जाएगा, कंजुगेट मिल जाएगा। तो क्या आएगा, AC माइनस का BD माइनस का, अब वापस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना चाहे तो करवा दें। क्लियर है? वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कंजुगेट आ गया इसका। अब हम क्या करते हैं, Z1 का अलग कंजुगेट निकालते हैं, Z2 का अलग कंजुगेट निकालते हैं। तो जरा चेक करते हैं इस बात को भी, गौर फरमाए इधर क्या होगा। Z1 हमारे पास क्या है, A प्लस का आयोटा B। क्लियर? उसका कंजुगेट फाइंड करेंगे इसके बाद। जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। अब देखिए Z1 का कंजुगेट क्या होगा, आपको पता है कि Z1 क्या है, A प्लस का आयोटा B। तो क्या होगा Z1 का कंजुगेट, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा B। उसके बाद Z2 का भी कंजुगेट बता दें क्या होगा, Z2 का कंजुगेट क्या होगा, Z2 ये रहा, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, C माइनस का आयोटा D। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई मसले वाली बात। A मल्टीप्लाई बाय C क्या होगा, AC माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस A मल्टीप्लाई बाय AD आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस ले जाएगा BC आयोटा, और उसके बाद फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आयोटा स्क्वायर वापस आ जाएगा -1, तो ये आएगा माइनस का BD। क्लियर है? मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AC माइनस का BD, उसके बाद माइनस को मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन, उसके बाद क्या बचेगा, और यहां पर आयोटा को भी मैं ले लेता हूं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा BC प्लस का AD। क्लियर है? इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो अब जरा ये चीज को देखें और जरा इस चीज को देखें, क्या ये दोनों चीजें आप लोगों को सेम नहीं लग रही? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम लग रही है। इसका मतलब क्या है, प्रूव हो गया कि ये चीज और ये चीज क्या है, बराबर हो जाती है। तो यहां देखिए प्रूव हो चुका है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हम Z1 और Z2 को जब डिवाइड करवाएंगे और फिर उसका मतलब उसका कंजुगेट फाइंड करेंगे, तो वो बराबर आएगा Z1 के कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 के कंजुगेट के। आइए जरा इस बात को भी देख लेते हैं। तो आपको पता है पहले मैंने Z1 हमारे पास वही है जो मैंने आपको सपोज करवाया था, Z2 ये रहा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, AC प्लस का BD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, कॉमा BC माइनस का AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। याद है? बिल्कुल याद होगा। अब इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, AC प्लस का BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर माइनस का प्लस का BC माइनस का AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, और साथ में कौन आ जाएगा भाई, आयोटा आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको मैंने क्या लिख दिया, अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करें सर, यही सोचने में आ रहा है ना। अब ये तो चीज आ गई कि हमने जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवाया वो इसके बराबर आ गया। अब हमें तो इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट में होता क्या है, सिर्फ एक काम ही तो होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का क्या आ जाएगा, कंजुगेट आ जाएगा। क्या आएगा, AC प्लस का BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, उसके बाद माइनस का आयोटा BC माइनस का AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब ये तो हमने एक साइड को देखा।
अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट। आए जरा निकाल के देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चले भाई, Z1 का कंजुगेट क्या होगा? बिल्कुल आप लोग बोलेंगे अभी तो बताया था सर हमने आपको, A माइनस का आयोटा B। तो लिख देता हूं, ये पार्ट अलग है, सही है ना? लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड है, ये आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर? क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना है राइट हैंड साइड के। अब Z1 का कंजुगेट क्या होगा? A माइनस का आयोटा B। डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई? डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? C माइनस का आयोटा D। ये बात तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि कंजुगेट लिख दिया। अब कंजुगेट लिख दिया, इसको सॉल्व भी तो करवाना पड़ेगा ना। क्या होगा? हम यहां पर डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है, तो क्या करेंगे? C प्लस का आयोटा D डिवाइडेड बाय C प्लस का आयोटा D कर देंगे। तो जल्दी से गौर फरमाइएगा, A माइनस का B, A प्लस का B किसके बराबर होता है? A स्क्वायर प्लस सॉरी A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर के बराबर होता है। और ये क्या हो गया? जरा गौर फरमाए, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। A मल्टीप्लाई बाय C क्या होगा? AC होगा। फिर उसके बाद प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस A मल्टीप्लाई बाय आयोटा D क्या होगा? AD आयोटा। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस आयोटा B मल्टीप्लाई बाय C क्या होगा? BC आयोटा। और उसके बाद माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस आयोटा आयोटा से क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर B मल्टीप्लाई बाय D हो गया। क्लियर? इंशाल्लाह ये बात तो आपको पता है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस के 1 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? AC माइनस का BC इंटू आयोटा। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद प्लस का AD आयोटा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? माइनस के 1 के। और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आ जाएगा प्लस का BD। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होगा माइनस के 1 के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये बन जाएगा C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। अगर हम इसके अरेंजमेंट करके लिखें तो क्या बन जाएगा? AC प्लस का BD। उसके बाद क्या बनेगा? माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पे देखता हूं लिया हुआ कॉमन। उसके बाद आयोटा को भी मैं ले लेता हूं कॉमन। तो अब अंदर क्या बचेगा? और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। और यहां जरा गौर फरमाए, क्या बचेगा? माइनस को कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा? BC। और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये माइनस का AD। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। क्लियर? ये आपको पता ही होगा, जब मैंने आपको पहला लेक्चर जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बताया था तो ये आपको चीज समझा चुका हूं कि डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया तो C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर इसके साथ भी आ गया, C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर इसके साथ भी आ गया। तो इससे हमें पता चलता है इमेजिनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है। अब जरा गौर फरमाए, इसको और इसको, क्या दोनों सेम है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है। और जब सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। और ये प्रॉपर्टी भी हमने क्या कर दी? प्रूफ कर दी। स्टूडेंट इंशाल्लाह आपको ये बातें सारी समझ में आ गई, याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स अब जरा गौर फरमा लीजिएगा, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है स्टूडेंट कि जो आपके सामने टाइप नंबर 1 लिखा हुआ है, टाइप नंबर 2 लिखा हुआ है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर जो टाइप नंबर 1 है पहले हम उसको देखेंगे। उसके अंदर करना क्या है? हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताना है। क्लियर है? तो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो यहाँ n आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? या तो 1 होगी, या तो -1 होगी, या 2 होगी, या -2 हो सकती है। क्लियर है? तो इन 4 कंडीशन में हमें बताना है रख के पावर को कि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या होगा और रियल पार्ट क्या होगा। आसान है ना? बिल्कुल इंशाल्लाह आसान है। तो कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात मैंने इसको ले लिया टाइप नंबर 1 को, क्या है? x प्लस का आयोटा y और उसकी होल पावर क्या है? n। और जहां पर n की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस का 1 या प्लस माइनस का 2। तो भाई देखिए, सबसे पहले मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, फिर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू -1 आएगी, सॉरी यहां क्या देखूंगा? n की वैल्यू -1, उसके बाद 2, उसके बाद -2। तो सबके लिए हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। तो जल्दी से गौर फरमाइएगा क्या हुआ। सबसे पहले मैंने इसको लिखा, इसकी पावर n थी, n की जगह क्या गया 1। और यहां पर साफ पता चल रहा है कि हमारे पास क्या बन जाएगा? x प्लस का आयोटा y। अब मुझे बताएं इसके अंदर से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आप बोलेंगे सर इसके साथ आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये x क्या है? रियल पार्ट। तो आप लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? जरा गौर फरमा एक दो। फिर
क्या लिखेंगे कि x इज अ रियल पार्ट एंड y इज एन इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। अब यहां जरा गौर फरमाएं। अब यहां पर अगर आप देखें तो n की वैल्यू क्या पुट करी, -1 आ गई। अब ये तो इन्वर्स हो गया ना, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा। कैसे, 1/x प्लस का आयोटा y। ये बात आप लोगों को समझ में आती है? इंशाल्लाह समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई। अब आपको सबको ये बात पता होगी कि जब यहां पर ये माइनस होती है पावर, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आते हैं। ले आया, पावर पॉजिटिव हो गई, लेकिन अब ये खतरा नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में आयोटा है, आयोटा को हटाना है। तो आयोटा को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूं बाय डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा, x माइनस का आयोटा y, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, x माइनस का आयोटा y। ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो कैसे लिखूंगा, और ये x माइनस का आयोटा y बन जाए x माइनस का आयोटा y, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का आयोटा का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। क्योंकि बताया ना, a क्या है x, b क्या है आयोटा y, दोनों का स्क्वायर हो गया और बीच में माइनस आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस के 1 के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर। चले कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है, ये हमारा काम है। तो जरा गौर फरमाइएगा, एलसीएम को ब्रेक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या आ जाएगा आयोटा, उसके बाद क्या आ जाएगा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो अब इसके अंदर से मुझे कोई बता सकता है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बहुत हलवा काम है। रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और जिसके द्वारा आयोटा होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया हमारे सामने, हमारे पास आ जाएगा माइनस का y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। इंशाल्लाह बात समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो अब यहां देख लें, तीसरे क्या है कि लेट n इक्वल टू 2। अब n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो देखें यहां पर 2 हो गया पुट, और हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी और उसकी होल पावर क्या है, 2 स्क्वायर। सही है। तो अब यहां फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबसे पहले लगाऊंगा। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का 2, a क्या है x, b क्या है आयोटा इंटू वाई, प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। तो जरा गौर फरमाए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x आयोटा y प्लस का आयोटा स्क्वायर बराबर क्या, माइनस के 1 के इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x आयोटा y प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का y स्क्वायर। क्लियर। अब क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2x आयोटा y। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, इनमें से कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है? आप लोगों का ख्याल क्या कह रहा है? तो भाई देखिए स्टूडेंट, आयोटा किसके साथ है, आयोटा तो इस वाली टर्म के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो आप इस वक्त क्या लिखेंगे, हियर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप इसको ऑर्डर पीरियड की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कॉमा, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, 2xy। आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम लोग आयोटा तो नहीं लिखते, तो आयोटा के हटाने के बाद ये क्या बच जाएगा, 2xy। तो ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ये होता है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होगा, हियर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज अ रियल पार्ट एंड 2xy इज एन इमेजिनरी पार्ट। ये लिख देंगे, कंप्लीट हो गया काम। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी रह गई n की वैल्यू -2। अब n की जगह जब हम -2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे ताकि क्या हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। तो एक्स स्क्वायर आयोटा y आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। चले भाई, अब इसके ऊपर भी फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है वो आपको मैं बता चुका हूं, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का, सिंपल ये लिख दूंगा, सिंपल क्या आ जाएगा, 2x
आयोटा y माइनस का y स्क्वायर, सेम टू सेम चीज आएगी, कोई चेंजेस नहीं होगी। क्लियर? इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। अब मेरे को खुद समझ में आ रही है बात कि यहाँ आयोटा नजर आ रहा है, इस आयोटा को खत्म करना है, तो इस आयोटा को खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x आयोटा y, और मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x आयोटा y, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x आयोटा y। क्लियर? अब ऊपर तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x आयोटा y, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है सेम है, बेसिस बिल्कुल क्या है, सेम है, सिंपल सी बात है। देखें, रुक जाए, मैंने गलती करी ना, आप लोग भी बोल रहे होंगे सर रैशनलाइजेशन करते वक्त हमें इमेजिनरी पार्ट वाले का जो साइन होता है वो अलग कर देना है। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर है? तो इस बात का भी आप लोग भी ख्याल रखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज a और ये पूरी चीज b है, ये पूरी चीज a है, ये पूरी चीज क्या b, तो a प्लस b और a माइनस b है, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के बराबर होगा। तो a हमने पूरी चीज को ये माना है, तो a का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का मतलब क्या है, हमने बोला 2x आयोटा y, पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x आयोटा y, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगा दें, क्या होगा x का स्क्वायर मतलब x की पावर 4 माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर बराबर को माइनस के बन गए, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 x के ऊपर भी स्क्वायर, y के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा, तो गौर फरमाए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x आयोटा y, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x की पावर 4। सही है? उसके बाद 4 में से 2 गए तो बचेंगे कितने 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का y की पावर 4। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये पता है किसके बराबर होता है, मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये आ जाएगा, लाइन बना देता हूं, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये तो एक टर्म है, उसके बाद क्या होगा माइनस का 2x आयोटा y, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि अगर आप इसको खोलेंगे ना, जब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो ये वही वाली चीज आपके सामने आ जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है। क्लियर है? अप्लाई करके देखिएगा, जब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास यही चीज निकल के आ जाएगी। क्लियर? अब एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ माइनस, उसके बाद क्या आ जाएगा 2x आयोटा y, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आयोटा को बाहर कर देता हूं, चलें क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर क्या लगेगा प्लस का फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस और ये भी क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आप फौरन से जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे रियल पार्ट है और उसके साथ आयोटा है, तो इसका मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो आप कैसे लिखेंगे, हियर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज एन इमेजिनरी पार्ट, सॉरी इज अ रियल पार्ट, एंड 2xy माइनस का 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इज एन इमेजिनरी पार्ट। ये चीज आप लोग लिख देंगे और अगर आप गौर करेंगे आपकी बुक में लिखा हुआ भी होगा। क्लियर? तो मैं लिख नहीं रहा हूं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ये तो होगा स्टूडेंट टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन।
अब देखते हैं स्टूडेंट टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को। तो इसके अंदर अब डिनोमिनेटर भी आ गया। अब थोड़ा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको हर चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज में काम आने वाला है आप लोगों के। और वही वाली बात, सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर -1, फिर 2 प्लस का 2, फिर प्लस का 1। तो इसकी कैलकुलेशन बड़ी होगी तो मैं एक एक करके करवाऊंगा। क्लियर? तो लेट्स मूव। सो यहाँ स्टार्ट होगा टाइप नंबर 2 के। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो देखें क्या होगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो सिंपल वही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको पहले ही क्या करवा चुका हूँ, ड्राइव करवा चुका हूँ। तो क्या था फॉर्मूला, AC प्लस का BD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, कॉमा BC माइनस का AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। क्लियर? तो इसको भी मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। क्या है, x1 आ गया और आयटा को लिखते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो कॉमा आएगा, उसके बाद y1 आ गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा और कॉमा y2 आ जाएगा। तो इसके अंदर a हमारे पास क्या होगा, x1, b हमारे पास क्या होगा, y1, c हमारे पास क्या होगा, x2 और d हमारे पास क्या होगा, y2। तो सिंपल फॉर्मूले की सूरत में लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, ac प्लस का bd, a क्या है x1, उसके बाद c क्या है x2, उसके बाद प्लस का, सही है, ac प्लस का bd, तो b क्या है हमारे पास y1, उसके बाद क्या d क्या है हमारे पास y2, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। c क्या हमारे पास x2, तो ये आ गया x2 और इसका क्या आ गया स्क्वायर, उसके बाद प्लस d का स्क्वायर मतलब y2 का स्क्वायर, तो ये आ गया y2 और इसका क्या आ गया स्क्वायर। क्लियर? इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर। और यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसके बाद आएगा कॉमा, आ गया कॉमा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा BC माइनस का AD, तो BC क्या है, B हमारे पास y1, उसके बाद C हमारे पास x2, तो ये आ गया y1 x2। उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद आएगा AD, A क्या है हमारे पास x1 और हमारे पास D क्या है हमारे पास y2, तो ये आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वही वाली बात, c का स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब सिंपल सी बात है, ये रियल पार्ट है और ये क्या है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर हो गई बात? इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। और मैं अगर देखूं तो इसको अंदर क्या लिखेंगे हम कि x1 x2 प्लस का y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर क्या है, एक रियल पार्ट है और ये हमारे सामने क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन मैं एक चीज चेक कर लेता हूं कि आप मतलब जो बुक में जो लिखा हुआ है क्या उसमें माइनस को कॉमन लिया गया है या नहीं। अगर लिया गया है तो मैं भी लेके आपको करा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेक इट कि x1 y2 आ रहा है पहले। सही है स्टूडेंट, कॉमन लिया गया है तो मैं इसलिए आपको करवा देता हूँ कॉमन लेके ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो जरा गौर फरमाइएगा, क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस का y1 y2 एंड डिवाइड में क्या आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, कॉमा। अब ऊपर से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x1 y2 प्लस का माइनस का x2 y1 डिवाइडेड बाय x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपके पास बनेगा। अब रियल पार्ट ये आ गया और इमेजिनरी पार्ट ये आ गया। हो गया हल, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं रहा होगा। तो इसी तरीके से अब n की वैल्यू -1 पुट करनी है, फिर क्या पुट करेंगे 2 और इसके बाद -2। स्टूडेंट जरा ध्यान सुन लीजिएगा, ये मैं आखिरी दफा करवा रहा हूँ -1 वाला, उसके बाद 2 और -2 वाला प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। बाकी में क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा उसमें भी बता दूंगा, क्योंकि बाकी जो है आप लोग करके देख लीजिएगा। बस मेरा आपको मकसद क्या है, समझाने का किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा उस वक्त मैं आपको बहुत डिटेल में जाके समझाऊंगा। तो इसके लिए बहुत ही है कि यहाँ तक समझ लिया -1 तक। चले, तो मैंने क्या करा, n की वैल्यू -1 रख दी और इसके बाद मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। क्लियर है? उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिएगा क्या हुआ, -1 है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस पूरे को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो आ गया डिनोमिनेटर में। ये वाली टर्म डायरेक्टली जाके 1 से
मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी तो जरा देख लीजिएगा, ये कि 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3। अब 2/3 को जब मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा कैसे लिखूंगा, 3/2। क्या हुआ 3/2, तो 3 बनता क्या हो जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा 3 का मतलब क्या हो, 3 जाके डायरेक्ट जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी जाके डायरेक्ट जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी। हो गई भाई, हो गई मल्टीप्लाई। अब अगर आप देखें डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आ रहा है, आयोटा को खत्म करना है तो रैशनलाइजेशन करेंगे, कर दिया तो प्लस का था तो माइनस साइन से कर दिया। अब सिंपल सी बात है, a प्लस बी a माइनस बी है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के बराबर। तो ये x1 का स्क्वायर माइनस ये हमारे में b थे, b टर्म थी तो पूरी उसका स्क्वायर हो गया। अब जरा गौर फरमाए इधर, और ये दोनों आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन बता चुका हूं पहले ही, क्लियर है। चले भाई अब क्या होगा जरा गौर फरमा लें इधर, क्या हो जाएगा देखिए x2 x1 माइनस का x2 y1 आयोटा प्लस x1 y2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होगा माइनस के 1 के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का y1 y2 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जरा गौर फरमाए x1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बराबर होगा माइनस के 1 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो एलसीएम को ब्रेक करूंगा, लेकिन उससे पहले रुक जाए। x2 x1 और y1 x2 x1 प्लस y1 y2, उसके बाद इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूं माइनस को कॉमन लूंगा और आयोटा को कॉमन लूंगा, तो क्या हो जाएगा x1 y2 उसके बाद प्लस का x2 y1 ये आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x1 का होल x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। क्लियर। अब एलसीएम को ब्रेक कर देंगे तो यहां देखिएगा क्या हो जाएगा x2 y1 प्लस का y1 y2 डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस आयोटा, उसके बाद क्या आ जाएगा x1 y2 प्लस का x2 y1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। और आपको नजर भी आ रहा है ये रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। माइनस का साइन जरूर काउंट किया करें इमेजिनरी पार्ट के अंदर। क्लियर है। तो आप कैसे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट को, माइनस का x1 y2 प्लस का x2 y1 डिवाइड बाय x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और रियल पार्ट ये रहा। यहां जाके काम हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपको मैंने समझा दिया कैसे निकालते हैं। बाकी बची बात n की वैल्यू 2 की -2 की, तो वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसी वक्त क्लियर कर दूंगा। सही है। इंशाल्लाह बात क्लियर हो चुकी है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है और आपको नजर भी आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बैठ करके और जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।